वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एक अनदर टॉपिक को, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और कुछ न्यूक्लियस, सॉरी नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था। और आज जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला था दैट इज द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है। और स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोगों ने क्या किया देखा था कि सेल जो होता है वो अपने फंक्शन के बेसिस पर 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है उसका सबसे आउटर कवरिंग, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। उसको मैंने आज की क्लास में आपके साथ ये डिस्क्राइब किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड। इसके बाद हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को देखा था, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, और एक अनदर एक्सपेरिमेंट टाइप देखा था हम लोगों ने कि जब एक प्लांट सेल या एनिमल सेल को किसी सोल्यूशन में रखते हैं, चाहे वो सॉल्ट का सोल्यूशन हो या शुगर का सोल्यूशन, तो उसमें 3 तरह के केसेस होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप सबको इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आज जो सेकंड हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं सेल का, दैट इज द न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? देखिए, जब भी कोई सेल अगर हम लेते हैं, जैसे कि जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में जरूर प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्लाइड बनाएंगे। प्लांट सेल के लिए हम लोग अनियन का लीफ पील लेते हैं। ओके, और एनिमल सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने चीक्स के इंटरनल पार्ट को हम लोग निकालते हैं वहां पर से उसको रब आउट करके, ठीक है, स्पून के थ्रू या प्लकर के थ्रू अपने चीक के इंटरनल स्किन को लेकर के, एपिडर्मिस जो आउटर स्किन होता है उसको लेकर जब आप स्लाइड पे लगा के देखिएगा, वी आर कम्स अंडर द एनिमल्स, तो देखने पर क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन दिखता है। एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल नहीं दिखेगा। और जब इसको हम लोग स्टेन करते हैं, कलर करते हैं कुछ लिक्विड के थ्रू, ओके, तो सेंटर पर, हर सेल के सेंटर पर एक ब्लैक डॉट हमें दिखता है, ओके, कलर्ड डॉट। उसी डॉट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। एनिमल सेल में ये जो न्यूक्लियस होता है ना वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में वो थोड़ा सा पेरीसेंट्रिक यानी कि किनारे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली हर एक सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिकॉज इट कंटेन द क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, जो कि हमारे कैरेक्टर्स की जीन को, जो कैरेक्टर हमारे में है, हमारा हाइट होना, हमारा कलर होना, हमारे आईज का कलर, हमारे बाल का शेप, उसका कलर, हर एक कैरेक्टर का जो जीन प्रेजेंट होता है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जेनेटिक कोड, उसको कौन कंटेन करता है? हमारा क्रोमोसोम कंटेन करता है। और वही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दैट्स वाई न्यूक्लियस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ईच सेल। ये जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? इसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं, इसलिए क्या कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी फॉर्म हो, सिंथेसिस होता है, जस्ट लाइक प्रोटीन का सिंथेसिस, ये सब जो होता है वो पास आउट होकर के बाहर साइटोप्लाज्म में जा सके, डिफरेंट साइट तक जा सके, या सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हर सेल से दूसरे सेल तक जब प्रोटीन कैसे फ्लो करेगा, उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे तभी। इसके अलावा आपको न्यूक्लियस में यही जानना है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। डीएनए क्या है? डीएनए जो होते हैं दैट आर विद इन द सेल, डीएनए इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल्स। दिस क्रोमैटिन इज विजिबल एज इंटेंगल। देखिए, जब हम लोग न्यूक्लियस देखते हैं, जब वो इनिशियल स्टेज पर एक सेल देखते हैं और न्यूक्लियस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे थ्रेड लाइक अपीयरेंस आपको दिखेंगे। आप डायग्राम भी देखेंगे अपने बुक में, और मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम भी बनाया है। इसमें थ्रेड लाइक अपीयरेंस दिखता है, और यही थ्रेड लाइक अपीयरेंस जो होते हैं, बोले उलझे हुए जो रहते हैं, उसे हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। जब ये सेल इनलार्ज होता है और जब ये डिवाइड करने को तैयार होता है, सेल टूट करके 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, तो यही क्रोमैटिन मटेरियल इनलार्ज होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं अपने ऊपर? डीएनए कंटेन करते हैं, और हर डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है।
तो जो सबसे बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर को कैरी करता है, और यही जीन फ्रॉम वन टू अनदर जनरेशन तक पास ऑन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत सारे जीन के सेगमेंट मिल करके डीएनए बनाते हैं, और डीएनए जब आपस में जुड़ जाता है तो वो एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। जीन के बाद जब बहुत सारे जीन के सीक्वेंस मिलते हैं तो वो डीएनए कोड बनाते हैं, और डीएनए जब आपस में मिलते हैं, एक के ऊपर एक रहते हैं, तो वो एक क्रोमोसोम को कंस्टिट्यूट करते हैं। अंडरस्टूड? तो यही क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। और ये बात आप जान रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो एंशियंट पुराने बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो सिंगल सेल्स होते हैं, उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही उनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं, जस्ट लाइक कि हम जितने मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होगा, उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल्स होंगे, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या होता है? यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस के कुछ फंक्शंस होते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करता है। डीएनए जब एक से दूसरे कॉपी में, 2 से 4 कॉपी में कन्वर्ट होता है तो उसमें भी हमारा न्यूक्लियस हेल्प करता है। तो ये थे हमारे न्यूक्लियस के बारे में। अब आते हैं हमारा एक थर्ड और मेन पार्ट जो था, दैट इज द साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, सेल वॉल, आज हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, एंड द लास्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर फिर हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। ये सीक्वेंस हमेशा आपको याद होने चाहिए। सीक्वेंस याद रहेगा तभी ये चैप्टर क्लियर होंगे। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमने कहा साइटोप्लाज्म। सी देखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप और उसके बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक होता है हमारा, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर मैं एक, यहाँ पर आई होप सो कि आपको दिखे, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये एक बना एक सर्किल। ठीक है, ये एक सर्किल बना। यहाँ पर ये क्या है हमारे सेल का, ये हो जाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको अपोजिट दिख रहा होगा लेकिन आप इसको समझिए। ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एनएम लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस पूरा दिख रहा है जिसको मैं कलर कर रही हूँ, दिस इज द हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है जिसमें फ्लूइड फिल्ड होते हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में लॉट्स ऑफ अमाउंट में डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका अपना एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है और अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है। और यहाँ पर ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। हर ऑर्गेनेल्स अपना काम खुद करते हैं ताकि पूरा का पूरा सेल मिल करके अपना एक पूरा रोल प्ले कर सके एक ऑर्गेनिजम्स को लाइफ प्रोसेस करने में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में हमें टोटल 8 नंबर्स हम लोगों ने क्या देखे थे, टोटल 8 ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। और जो सबसे पहला ऑर्गेनेल हमें पढ़ना है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 8 ऑर्गेनेल्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अभी याद कर लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आफ्टर दैट द गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज के बाद हम लोगों ने क्या देखना है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम, लाइजोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल एंड द सेंट्रियोल्स। ये सारे 8 नाम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। पहला जो ऑर्गेनेल हमें पढ़ना है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो आज के क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से जस्ट अटैच्ड एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक के ऊपर एक इस तरह से वो अरेंज होता है, या तो वो ट्यूब्यूल के फॉर्म में रहता है या शीट के फॉर्म में। ओके, एक के ऊपर एक शीट बना हुआ रहता है। कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स के फॉर्म में भी रहता है। वेसिकल्स यानी कि राउंड अपीयरेंस, गोल लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जब इन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो ये एक रफ अपीयरेंस दिखाते हैं। इस वजह से इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। और इनका ये काम होता है कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू मूव आउट करवाते हैं। ये एक तरह का कनाल की तरह काम करते हैं, चैनल की तरह। ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं, जस्ट लाइक ये अगर न्यूक्लियस है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इससे क्या होते हैं, अटैच्ड होते रहते हैं, ठीक है ना। और जब जो भी मटेरियल हमारे न्यूक्लियस में फॉर्म होता है वो इसी चैनल के थ्रू होते हुए बाहर की तरफ निकलता है, या तो साइटोप्लाज्म में रहता है या एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह के होते हैं, रफ जिसके बॉडी पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और सेकंड स्मूथ जिसके बॉडी पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस वो करवाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन और लिपिड का वो सिंथेसिस करवाते हैं, और इसके थ्रू वो वहाँ पर क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी लिपिड या प्रोटीन ये सब बनते हैं वो हमारे सेल को रीजनरेट करते रहते हैं। अगर हमारा सेल टूट फूट जाता है, किसी तरह से डैमेज हो जाता है, तो उस सेल को रिपेयरिंग का काम करने का काम भी किसका होता है, इन्हीं प्रोटीन्स का, इन्हीं लिपिड्स के थ्रू होता है। तो ये प्रोटीन और लिपिड कौन बना रहा है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसको फॉर्म कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन होता है इसका क्या, ये सब कुछ मैंने लिखा है यहाँ पर। होप सो कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनेल को, दैट इज़ द गोल्जी बॉडी। एक दिन में हम लोग 2 ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलेंगे हम कल के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।